हेलो दोस्तों, एजुकेशन आइक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है और आपको ये बताना है कि किन प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और उनमें से ये बताना कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, विशेष अधिकार प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। तो जो विशेष अधिकार प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव होते हैं, ये तब प्रस्तुत किया जाता है जब लगता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया या गलत सूचना दी गई है, या फिर सदस्यों को ये लगता है कि उनके विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये इसमें मंत्रियों की निंदा की जाती है। तो पहला दूसरा ठीक है, लेकिन जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, इसे संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसमें प्रश्न पूछने, अधिकारी बयान लेने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। और इसे जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, उसे एक मंत्री या समूह, पूरे समूह का जो मंत्रिमंडल होता है, पूरा एक समूह होता है, उसके खिलाफ या किसी 2 या 4 मंत्रियों के खिलाफ इसकी निंदा के लिए लाया जाता है। तो इसमें आपका पहला दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 3 कथन है और आपको बताना कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो जो संविधान राज्य की जो विधान परिषद होती है, तो जो उसका जो निर्वाचन होता है, ये आपके आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना। तो पहला कथन कह रहा है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो विधान परिषद के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उनमें जो सदस्य संख्या होती है, उनमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है 1/6 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से स्नातक रहे और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 1/6 सदस्य नहीं बल्कि 1/12 सदस्य कम से कम 3 वर्षों से जो स्नातक रहे हैं और राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो 1/6 गलत है, यहाँ 1/12 सदस्य होना चाहिए था। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है 1/3 संबंधित राज्य से लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो तीसरा कथन में बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 1/3 सदस्य राज्य के लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है उसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ लोकसभा की जगह विधानसभा होता तो ये कथन ठीक हो जाता। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, इससे गलत हो जाता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से आपका केवल एक सही है, तो ए आपका सही आंसर है। और जो विधान परिषद होती है, इसमें 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्टित किए जाते हैं। तो इनका इस बातों का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो निर्वाचन संबंधों के विवाद के न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। तो आप ये बताना है, जो निर्वाचन के संबंध में जो विवाद होते हैं, तो जो उसमें न्याय निर्णय के लिए जो अधिकरण गठित करते हैं, तो उसे गठित करने का अधिकार किस किस को दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्य, विधानमंडल। और नीचे के विकल्प दिए गए, केवल 1 कर दो, केवल 1 और 3, केवल 2। तो जो संसद और राज्य विधानमंडल होती है, उनको निर्वाचन के संबंध में जब विवाद न्याय निर्णय हेतु अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया था, 14 को स्थापित किया गया और इसी को ही अधिकरण का नाम दिया गया है। तो इसमें आपका सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल इसको गठित करने का इनको अधिकार दिया गया, ना कि आपके राष्ट्रपति को। तो इस वजह से आपका सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को फर्स्ट पास द पोस्ट यानी सर्वाधिक वोट पाने की जीत प्रणाली से अनुपातिक प्रतिनिधित्व परिवर्तन कर दिया जाए, तो निम्नलिखित कौन कौन से परिणाम अधिक होने की संभावना होगी। तो
ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली होती है, जो फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और उसकी जगह अगर अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अगर लाया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहले आप ये जान लो कि फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट क्या होता है और अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली क्या होती है। फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट सिस्टम उसको कहते हैं, मान लीजिए कोई सदस्य चुनाव में खड़ा है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, है ना, तो एक को 30% मत मिले, दूसरे को भी 30% मत मिले, तीसरे को 40% मत मिले। तो इसमें क्या होगा, जो जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वो विजयी हो जाता है, उसको चुन लिया जाता है। तो जो 30 जो 2 कैंडिडेट थे, अगर इनके मत को अगर जोड़ा जाए तो ये 60% है ना, और जो तीसरा कैंडिडेट है इसको केवल 40% मिले हैं, जबकि 60% लोगों ने इसको नकार दिया है, सिर्फ 40% लोग ही इसको पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, ये जीत जाता है, क्योंकि इसमें जो भारत में जो प्रणाली है फर्स्ट फास्ट द फर्स्ट सिस्टम, इसमें ये होता है कि जो जिसको सबसे अधिक मत मिले हैं वो निर्वाचित हो जाता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में होता है, मानिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी, उसमें क्या होता है, जब मतदान किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ए को वोट दोगे या बी को वोट दोगे या सी को ही वोट दोगे, इसमें आपको तीनों को वोट देना होता है, लेकिन आप इसको वरीयता के अनुसार देते हैं कि अब आप पहले किसको वोट देना चाहते हैं, आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, कौन सा कैंडिडेट पसंद है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो इस आधार पर अनुपातिक तरीके से इसको मत तो तीनों को देना पड़ेगा, लेकिन पहली वरीयता आप किसको देते हैं इसमें ये देखा जाता है। मान लीजिए ए को सबसे अधिक वरीयता देने वाले हैं तो ए विजय होगा, सी को अगर सबसे ज्यादा वरीयता देने वाले हैं तो सी होगा। तो इसका भी विशेषकर ध्यान रखना। तो अब कथन की ओर चलते हैं। तो ये इससे क्या परिणाम होने की संभावना होती है। तो पहला कथन कह रहा है राजनीतिक दलों मतों के अनुसार सीटें जीतेंगे। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं वो मतों के अनुसार सीटें जीती जाएगी उसमें। दूसरा कथन है समाज में विभिन्न वर्गों को सरकार से अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो दूसरा कथन भी ठीक है, समाज में विभिन्न वर्गों को सरकार से में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तीसरा, सरकार के गठन के लिए अधिक संख्या में बहुदलीय गठबंधन हो सकते हैं। तो तीसरा भी ठीक है, इसमें बहुदलीय संगठन हो सकते हैं। इस ए बी सी सही है, तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है परिषद के निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, परिषद के अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में कि परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है, अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तीसरा कथन है परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी स्थायी समिति की जो अध्यक्षता आपके गृह मंत्री करता है, ना कि प्रधानमंत्री। इस वजह से तीसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ए बी यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन गलत है, तो डी आपका सही आंसर है। और जो स्थायी समिति इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं और इसमें 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं और 9 चीफ मिनिस्टर होते हैं। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका कर्तव्य है कि केंद्र और संघ शासित प्रदेश और राज्यों के आपसी मामलों की जांच पड़ताल करना, और इसका उद्देश्य है कि ऐसे मामलों पर जांच या चर्चा या विचार करना और उनके मध्य आपस में समन्वय को बढ़ावा देना होता है। ये आपके अंतर्राज्यीय परिषद की का काम होता है और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 263 में किया गया है। और इसकी संगठन क्यों किया गया, केंद्र सरकार और संघ शासित राज्य जो होते हैं या राज्य होते हैं उनके तालमेल को के प्रावधान करता है, इसके लिए इसको गठित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां किसी राजनीतिक दल को भारत का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको ये बताना है कि जो राजनीतिक दल में जो राष्ट्रीय दल होते हैं उसको मान्यता देने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में से 4 सीटें प्राप्त करता है और किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई
कोई भी पार्टी लोकसभा में अगर साधारण निर्वाचन में वो 4 सीटें जीत लेता है और किसी राज्यों में 4 राज्यों में वैध मतों का 6% या इससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वह लोकसभा साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें विजयी होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक ही कह रहा है कि जो लोकसभा का जो साधारण निर्वाचन होता है उसमें अगर 3 राज्यों में उसने कम से कम 2% सीट अगर प्राप्त कर ली है तब भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है उसे कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर किसी पार्टी को 2 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो तो भी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। लेकिन ये इसमें दूसरा कथन गलत है। इसमें 2 राज्यों में नहीं बल्कि 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल की उसे मान्यता है तभी उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाएगी, ना कि 2 राज्यों में। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। तो इस हिसाब से ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि को निर्धारित किया है। तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत है। संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और न ही राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का निर्धारित किया गया है। ये इसको संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और वैसे तो जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये इसमें संविधान का कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है में संसद में इसमें इसका प्रावधान किया गया है 6 वर्ष का, ना कि इसमें जो आपकी जो संविधान है इसमें इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके जो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस वजह से आपका दूसरा कथन ठीक हो जाता है, लेकिन पहला गलत हो जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना हमने पहले। इस वजह से ए आपका सही नहीं है, दूसरा सही है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। पहला कथन गलत है ना, क्योंकि कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। और राज्यसभा का जो गठन किया गया था ये आपके 1952 में किया गया था। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। और जो इसके जो सदस्य होते हैं ये पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो जो 11वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं और जो 29 विषय हैं 29 उनमें से आपके बताना इसमें कौन कौन से विषय इस क्वेश्चन में सही है। तो पहला देखते हैं, जो कृषि है ये 11वीं अनुसूची का विषय है। भूमि सुधार कार्यान्वयन ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये भी 11वीं अनुसूची का विषय। विवाह और विवाह विच्छेद ये 7वीं अनुसूची का विषय है, ना कि 11वीं अनुसूची का विषय है। तो इस वजह से आपका ए बी यानी पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है, तो डी आपका सही आंसर होगा। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है और जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। इसका भी जरा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी घड़ियालों के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इनमें कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं, जो घड़ियाल है इन्हें IUCN प्रजाति की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कह रहा है जो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें घड़ियाल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में रखा गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में आती है। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन कह रहा है भारत में अपने प्राकृतिक आवास में घड़ियाल केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है,
क्योंकि घड़ियाल केवल चंबल नदी में ही नहीं बल्कि जो उत्तर प्रदेश की घेरवा नदी है उसमें भी घड़ियाल पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सोन नदी है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलती है। उत्तराखंड की जो रामगंगा है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलती है। और बिहार की जो गंडक नदी है उसमें भी आपको घड़ियाल देखने को मिलती है। और उड़ीसा की जो महानदी है उसमें भी घड़ियाल देखने को मिलेगी। और इसके अतिरिक्त भारत में ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल में भी ये घड़ियाल देखने को मिलती है। और जो घड़ियाल है इस प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसको सूचीबद्ध किया गया है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इस वजह से आपका ए आपका